आपकी 1 हफ्ते की 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की गेम नहीं है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये आपकी पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है ये वो उसका इजहार है। बच्चों की गलती होती है कि वो कोट ऐसा पहन लेते हैं जो उनको पूरा नहीं होता या जिसमें वो इजी फील नहीं कर रहे होते, तो वो उस दिन वो उनका एक प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप हो रहा होता है। अब पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, एक्सप्रेस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपकी जो ग्रूमिंग है वो अगर तो अच्छी ग्रूमिंग है, पहले अब्रावियंस हैं, अब एचिसोनियंस हैं, तो वो तो खैर नेचुरली उनके रिफ्लेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी में। अब आपने अगर अच्छे दारों से आपकी नहीं आप पढ़े हुए या एक आप समझते हैं कि हमें नॉर्मल दारों से पढ़े हुए हैं, तो फिर आपको अपनी ग्रूमिंग खुद करनी पड़ेगी। ये लोग कहते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए मैं कम इन सिर, क्योंकि आपको उन्होंने बुलाया है। बिल्कुल। जब आपने बुलाया है तो आपको फिर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आपने डायरेक्ट आ जाना है, सिर्फ सलाम करके आप बैठ सकते हैं। बिल्कुल। ये भी लोगों को अब नया कॉन्सेप्ट जो लोग कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। बिल्कुल, वो आपसे लाजमी आपको उस जिस डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको उस डिपार्टमेंट के इश्यूज़ का पता होना चाहिए, कौन कौन से इश्यूज़ वहाँ पे प्रिवेल कर रहे हैं, और जब आपको वो सिलेक्ट करेंगे तो आप उन इश्यूज़ को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे। यानी कि आपको हायर करने से उस महकमे को क्या फ़ायदा होगा, आपने अपने आप को सेल करना है, तो आप उस महकमे के कुछ इश्यूज़ को हाईलाइट कर अपने पास आपको पता होना चाहिए और उनका सोल्यूशन आप हमेशा लेकर जाएंगे। यानी कि आपने प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ को नहीं, नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं उछालना, आपने उनका सोल्यूशन लेकर जाना पॉजिटिव माइंड के साथ। यानी कि आप पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें और उस महकमे के को प्रूव करके दिखाएं कि आप अगर आपको वो हायर करते हैं या आप अपॉइंट करते हैं तो महकमे को आपके हायरिंग से या आपके अपॉइंटमेंट से बहुत बड़ा अचीवमेंट या एक रेवोल्यूशन या एक रिफॉर्म्स मिलेंगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम हमने अबू बकर ज़फ़र से एक इंटरव्यू लिया था जिसमें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ का स्ट्रगल जो उनकी थी वो बताई थी और बच्चों को बताया था कि कैसे आपने तैयारी करनी है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा उनका प्रोग्राम किया है, काफ़ी लोगों की लाइकिंग आ रही है और लोग रब्ता कर रहे हैं कि मज़ीद इनसे कुछ पूछा जाए। तो आज दोबारा फिर हमने इनको अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। तो इस मरतबा वो बजाय के रिटर्न के आपको इंटरव्यू के लिए टिप्स देंगे। अबू बकर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, इसमें अक्सर औक़ात जो हमारे कैंडिडेट हैं वो जब रिटर्न कर लेते हैं तो फिर एकदम वो भागे जाते हैं कि जब हमने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी एकेडमी में जाते हैं। कुछ एकेडमियाँ अच्छे इंटरव्यू के लिए उसको प्रिपरेशन उनकी करा भी देती हैं अच्छी। ये नहीं कि सारी गलत हैं, अच्छी हो उनको हो भी जाती है। लेकिन बेसिकली मैं ये जो मेरा जो अपना है ख़्याल या मेरा जो तजर्बा है वो यही है कि इंटरव्यू आपकी 1 हफ्ते की 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की गेम नहीं है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये आपकी पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है ये वो उसका इजहार है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप हुई होगी तो फिर आप इंटरव्यू में अच्छा विन कर सकते हैं। और अक्सर का ये भी होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे जो 3 सवाल गलत हो गए थे तो अब पता नहीं हमारी सिलेक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती, हमारे 4 क्वेश्चन हो गए थे। बाज़ का तो होता है कि आपने सारे जवाब ठीक दे के आए होते हैं तो उसकी सिलेक्शन ही आपकी होती। बाज़ का तो आपके कई सवाल गलत भी हो जाते हैं लेकिन आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो इसमें क्या मिथ है? अब शुरू से आपने बताना है कि आपका जो एक्सपीरियंस है उस बेस पे कि इंटरव्यू आपने कैसे तैयारी की, क्या हुआ, किस तरह हुआ, और हम हमारे जो है कैंडिडेट हमारे हैं जो विन कर जाते हैं वो किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करें। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा मुझे इस काबिल समझा, और मैं सारे बच्चों का जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लास्ट ईयर सुना था उनका मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने लाइक किया और मुझे मोटिवेट किया। सर सबसे पहला जो अगर हम इंटरव्यू का प्रोसेस कोई 1 हफ्ते का, 2 महीने का या 3 महीने का नहीं होता, ये आपकी बचपन से शुरू हो जाता है। जहाँ आप इंटरव्यू देने जाते हैं आप अपने आप को सेल करने जा रहे होते हैं, उसमें आपकी सारी पर्सनालिटी ग्रूमिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ जज किया जा रहा था। ये नहीं देखा जाता कि आपने कितने क्वेश्चंस को राइट आंसर किया, बल्कि वो देखते हैं कि आपका क्वेश्चंस को आंसर करने का बिहेवियर कैसा था, आपने किस अंदाज में उन क्वेश्चंस को आंसर किया, यानी कि आपने सिचुएशन को कैसे टैकल किया। सर बिल्कुल। तो सर ये सबसे चीज़ें आपकी जो मेन ज़रूरी होती हैं। तो आज जब मैंने अपना इंटरव्यू जब मेरा रिटन क्लियर हुआ था, पास हुआ था, तो मैंने फर्स्ट कौन सा था? सबसे पहला मेरा एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का था, पीपीएससी के थ्रू। तो मैंने सबसे पहले जो नोट किया बच्चों में, जो मैं नोट करता हूँ कि बच्चे हमारे आजकल के बहुत घबराए परेशान नज़र आते हैं, उनके ऊपर एक नर्व प्रेशर होता है, चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो, चाहे वो
उनका इंटरव्यू के पैनल का प्रेशर होता है कि इंटरव्यू पैनल हमसे पता नहीं किस तरह के मुश्किल से क्वेश्चन करेगा क्या या हमें खा जाएगा उनके लिए वो एक मौत का फरिश्ता बन के उनके लिए उनके ख्वाबों में आ रहा था रातों के टाइम। बेशक। और दूसरी बात, इंटरव्यू वाले दिन बच्चों को जो उनका न्यू ड्रेस कोड होता है वो तंग करता है, क्योंकि हमारे बच्चे इंग्लिश ड्रेस के आदी नहीं होते, वो उस दिन पहन के जाते हैं, उनको टाई तंग करती है, किसी को कोड पूरा नहीं आ रहा होता, तो ये बहुत सारी चीज़ें बच्चे के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रही अच्छा, होती बहुत हैं। से बच्चे होते हैं कि वो सबसे पहले करते हैं, उनकी प्रेफरेंस होती है कि सबसे पहले नया ड्रेस ले लें और नया ड्रेस होगा वो अच्छा लगेगा। बिल्कुल ऐसा नई चीज़ नहीं होनी चाहिए, चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए, चाहे वो आप पुरानी भी हो लेकिन साफ़ सुथरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों की गलती होती है कि वो कोट ऐसा पहन लेते हैं जो उनको पूरा नहीं होता या जिसमें वो इजी फील नहीं कर रहे होते, तो वो उस दिन वो उनका एक प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप हो रहा होता है। और आखिरी बात, बच्चे इंटरव्यू पैनल का बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके बैठ जाते हैं और अपनी नींद पूरी नहीं करते। जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको आंखें उनकी स्वेल हो चुकी होती हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी पर फ़र्क आता है। इन सब चीज़ों को आपने काउंटर करना है और इनके ऊपर आपने ये काम नहीं करना है। अच्छा, इसमें ये जो ग्रूमिंग है तो कैसे की जाए? जैसे बाज़ लोगों को कहते हैं हमारा एक्सेंट सही नहीं है, क्योंकि एक्सेंट मैटर करता है जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको मैटर करता है, लेकिन ये एक्सेंट और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कैसे बिल्ड कर? सर ये एक प्रोसेस है, एक कोई 2-3 दिन की बात नहीं होती। सबसे पहले तो आप क्वालिटी जो बुक्स हैं या क्वालिटी जो मैगजीन्स आते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर या क्वालिटी आर्टिकल्स आते हैं, मैं किसी एक ख़ास न्यूज़पेपर को प्रेफर नहीं करूँगा, जो आपको इजी लगे, जो आपकी वर्डिंग आपसे मैच कर जाए, आप स्टडी करें। उसके बाद मैंने हमेशा एक शीशे के ऊपर मेरा प्रैक्टिस करता था, मिरर प्रैक्टिस मैंने की है। फिर मैंने क्वेश्चंस को रीडिंग करता था, मैं उसकी रिकॉर्डिंग करता था कि मैंने किस तरह मैं बोल रहा हूँ, उसमें मेरी क्या टोन में क्या मसला आ रहा है, क्या मेरी पिच का ऊपर या नीचे जा रही है, या कहाँ पे मेरे वर्ड्स की वो कैप जो मेरा बोलने का स्टाइल है वो कहाँ पे डिफ़र कर रहा है, या कौन से लफ्ज़ों की प्रोनाउंसिएशन बेहतर नहीं है। तो उसके ऊपर मैं अपनी जब रिकॉर्डिंग मोबाइल में करता था, फिर उसके ऊपर मैं वर्किंग करता था। और मैंने हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ मैंने अपनी ग्रुपिंग बनाई थी, जो लोग मुझे हमेशा पॉजिटिव वे में मोटिवेट करते थे और गाइड करते थे। अगर आपने इंग्लिश अपनी स्किल्स को बेहतर करना है तो अपनी गलत इंग्लिश बोलें, चाहे बच्चों के साथ बोलना शुरू करें, घर से शुरू कर लें, अपने घर में कोई ग्रुप कर लें छोटे बहनों भाइयों के साथ, चाहे गलत बोलें लेकिन बोलना शुरू करें। जैसे जैसे आप बोलेंगे आप बेहतर होते जाएंगे। और सबसे पहले आप अपनी मिरर रीडिंग करें, शीशे के सामने प्रैक्टिस करें, फिर अपनी रिकॉर्डिंग करें और फिर कामयाब लोगों के साथ ग्रुपिंग करें, ताकि आपका एक प्रोसेस कंप्लीट हो सके कामयाबी के साथ। यानी कि अगर सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, एक्सप्रेस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपकी जो ग्रूमिंग है वो अगर तो अच्छी ग्रूमिंग है, पहले आप रावियंस हैं, आप एचिसोनियंस हैं, तो वो तो खैर नेचुरली उनके रिफ्लेक्ट करती है पर्सनालिटी में। अब आपने अगर अच्छे इदारों से आपकी नहीं आप पढ़े हुए या एक आप समझते हैं कि हमें नॉर्मल इदारों से पढ़े हुए हैं, तो फिर आपको अपनी ग्रूमिंग खुद करनी पड़ेगी। ग्रूमिंग में ये चीज़ें ही हैं कि आप एक तो पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करना है, अपने एक्सेंट को अपने बेहतर बनाना है। बिल्कुल सर। ठीक है, उर्दू अगर के लिए आप अच्छी किताबें पढ़ें जो जिसमें आपको इडियोमेटिक यानी कि जो बामुहावरा जिसमें चीज़ें आए। लिटरेचर अच्छा पढ़ें, शायरी पढ़ें, उसके अलावा आप ये जो है नावल वगैरह पढ़ें, ऐसी चीज़ें पढ़ें, उसमें आपको उर्दू की इम्प्रूवमेंट आपकी में होगी। सेकंड नंबर पे इंग्लिश की किताबें जो हैं वो भी अच्छी पढ़ें। फ्रेजल सेंटेंसेस हैं, इस पे आपने गौर करना है और उसको आपने अडॉप्ट करना है, क्योंकि ऐसे के पेपर में भी और इंग्लिश के पेपर में भी और आपके उर्दू के पेपर में ये चीज़ें आपकी जज की जाती हैं, लेकिन आपकी गुफ्तगू में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बहुत से ऐसे टीवी पे ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिसमें अच्छी उर्दू बोलने वाले भी लोग होते हैं, आप उनको देखें कि उनकी उर्दू कैसे है। फिर इसी तरह इंग्लिश का एक्सेंट जो है आपने देखना है कि आपने फॉरेन प्रोग्राम है वो आप देखें, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सेंट का आपका पता चलेगा। ये नहीं कि शेड्यूल मेरा कैसा है तो ऐसे ही वैसे, तो आपको मतलब जो अच्छी लेवल की आपने अपने आप को बिल्ड करना है। अच्छा, आपका एक एक्सपीरियंस ये मुझे बता रहे थे आप अबू बकर कि आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल
या अपना एक्सप्रेशन लेवल जो है वो कैसे जिस तरह डेवलप किया, वो तरीका बताएं कि आपने शायद कह रहे हैं कि मैंने पढ़ा के लोगों को। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा क्लास में शाई होता था। मतलब मुझे बोलने का प्रॉपर एक तरीका नहीं आता था, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता था कि मैंने लोगों के सामने कैसे बात करनी। शायद इसकी एक वजह ये थी कि मैं हमेशा बचपन से अब तक एक रूम में बंद रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं है बच्चों के साथ बाहर खेलने की या घूमने की। तो जब मैंने फिर अपने इस पीपीएससी की तैयारी को अपना सफ़र शुरू किया, तो सर मैंने अपने सबसे पहले इंजीनियरिंग के बाद मैं अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया कि मेरे इस जॉब में आने के लिए, पीपीएससी में आने के लिए मुझे अपने कौन से एरियाज़ को पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको फोकस करके ओवरकम करना है। तो सबसे पहले मेरा जो एरिया मेरा आइडेंटिफाई हुआ वो था कि मुझे बोलना नहीं आता था, मैं बहुत ज़्यादा शाई होता था। एक्सप्रेशन मेरा नहीं था। मुझे मतलब रिटर्न तो था लेकिन मतलब बोलने का स्टाइल नहीं था। मुझे बोलने का स्टाइल नहीं, और मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता था। जो मेरे दिल में बातें होती थी वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता था इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। तो सर सबसे पहले मैंने एक पार्ट टाइम एक टीचिंग की जॉब मैंने शुरू किया। मैंने एकेडमी में पढ़ाया। मैंने मैट्रिक लेवल पे क्लास को अपनी एफएससी वालों को पढ़ाना शुरू किया। क्लास के अंदर पढ़ाते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप हुई हैं, मुझे बोलने का पता चला। फिर मुझे पता चला कि मैंने जब फंस जाना है मैंने बच्चों के सामने, तो मैंने टैकल कैसे सिचुएशन करना है, वहाँ क्या टोटका क्या लगाना है, ये सारी चीज़ें टोटके से ही चलती हैं। और इंटरव्यू पैनल को भी हमने टोटकों से ही अपने आप को कवर करना होता है। हम आलम नहीं होते वहाँ पे, हम स्कॉलर नहीं होते। समटाइम ये होता है कि मैं भी टीचर रहा हूँ 27 ईयर से ज़्यादा में, तो मेरे साथ बात कर ऐसी सिचुएशन आती थी कि जिस वक्त कोई ऐसी चीज़ है कि जो मैं नहीं देखिए हर बंदा अलम तो नहीं होता, हर चीज़ नहीं आती। तो जहाँ मैं फंस जाता था तो कोशिश होती थी स्टूडेंट को किसी और तरफ ले जाऊँ, किसी दाएं बाएं राइट लेफ्ट को ना चक्कर में डाल लेता था। तो ये हमारी ये इंटरव्यू लेने वाले का भी आपको करेगा, और आपके अंदर भी ये स्किल होनी चाहिए कि अगर आप कहीं फंस गए हैं ऐसी चीज़ में जिसमें आप निकल नहीं रहे, तो आपने चीज़ को किसी और तरफ ले जाना है। लेकिन तरीके से ये नहीं है कि आपने एकदम गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ेंगे तो आपको एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए आप एकदम आप इंटरव्यू में बैठ के आप नहीं मोड़ सकते, लेकिन मतलब फ़ौरन नहीं मोड़ सकते, तरीके से टैकल करके चीज़ को आप उस तरफ लेके जा सकते हैं चीज़ों को। जी सर सबसे पहले तो मैंने जो अपना एरिया आइडेंटिफाई किया था वो मेरा था बोलने का मैं शाय था और एक्सप्रेस नहीं करता था, उसके लिए मैंने टीचिंग की। सेकेंडली सर जो मैंने सेकंड जो पॉइंट मैंने अपनाया वो था मेरा कि मैं जो फिर मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मैंने इम्प्रूव करना शुरू किया। मैंने एक प्रॉपर इंग्लिश का न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू किया। मैंने मुख्तलिफ आर्टिकल्स, आपका एक मैगजीन है कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, मैंने उसके काफ़ी एडिशन मैंने पढ़े हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने बोलने के स्टाइल के लिए मैंने मिरर प्रैक्टिस किया है। मैं शीशे के सामने खड़ा होकर बोलता था, फिर अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करता था। इसके बाद मैं जो बोलता था मैं उसकी एक रिकॉर्डिंग करता था। फिर मैं अपने जो कामयाब लोगों के साथ मैंने ग्रुप बनाया था, अपने दोस्तों के साथ जो पॉजिटिव माइंड के और मोटिवेट करने वाले थे, उनके साथ मैं डिस्कशन करता था। और मैं इवन के अपने छोटे बहन भाइयों के साथ गलत इंग्लिश बोलता था, लेकिन मैं बोलता ज़रूर ताकि मुझे मेरा एक फ़्लो आ जाए। अच्छा, याद के हमेशा जितने आपको लोग नज़र आएंगे जो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, वो अक्सर कॉर्स में ग्रामर में वीक ही होते हैं, बहुत एग्जैक्ट ग्रामेटिकली नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस तो होता है जो आपको इम्प्रेस कर जाता है, और आप ग्रामर की उसकी गलतियाँ नहीं ढूंढ सकते। अदरवाइज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बातों में ग्रामेटिकली गलतियाँ भी करते हैं, आपको एहसास नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए कि उनको कॉन्फिडेंस होता है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसलिए आप कॉन्फिडेंस के साथ जब बात करेंगे, ग्रामर को जहन्नम में डालें उस फॉर द टाइम बीइंग। आपने अपनी तैयारी बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, जितनी मर्जी गलतियाँ हो जाए। जब आपके जहन में होगा ना कि मैं ग्रामर कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, इज़ की बजाय फलां कर रहा है, आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, आपने बोलते रहना है। फिर कुछ अर्से बाद ऐसा वक्त आएगा जब आप अच्छी इंग्लिश और दुरुस्त इंग्लिश भी बोलना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ ये है कि आप जब आपके शुरू में कॉन्फिडेंस लेवल आप लूज़ कर जाते हैं तो फिर आपके लिए आगे रास्ते बंद हो जाते हैं। जी सर, इसके बाद अगर मैं बच्चों को मैं टिप्स देता हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले अपना सेल्फ बिलीफ सिस्टम जो आपका है ना, मेंटल सिस्टम, उसको स्ट्रॉन्ग करना कि यू आर द बेस्ट। अगर आप सोच सकते हो तो आप वो काम कर भी सकते हैं। मैन इज़ व्हाट ही वांट्स टू बी। जो आपने सोचा वो आपने करके दिखाना। अपना एक स्ट्रॉन्ग विजन बनाएं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आपने कभी ये नहीं कहना कि मैं ये काम आप पर कंफ्यूज नहीं आपने होना।
आप अगर आज इस स्टेज पर हैं तो हम आपसे ज़्यादा नालायक थे, आपसे पीछे थे, और आपने अपने आप को एक मेंटली स्ट्रांग रखना है। इंटरव्यू में यह नहीं होता कि आपने कितने क्वेश्चंस का राइट आंसर दिया या कितने क्वेश्चंस का रॉन्ग आंसर दिया। इंटरव्यू कभी भी आपको ये इस बात पे जज नहीं करता। चाहे आप 100 के 100 क्वेश्चंस का राइट आंसर दे के चले जाएं तो ये गारंटी नहीं कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा जब एफआई इंस्पेक्टर का इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे कम से कम 40 क्वेश्चन पूछा गया और मेरा इंटरव्यू कम से कम 25 से 30 मिनट पे गया था। और मैं आई स्वेयर कि मेरे 40 में से 27 क्वेश्चंस के आंसर मैंने नहीं दिए थे। अच्छा, इतनी रेशो थी, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हो गई फिर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा उन क्वेश्चंस को टैकल करने का अंदाज बेहतर था। मैं मतलब सिंपली मैंने कोई जुगाड़ नहीं लगाया, मैंने तुक्के नहीं मारे कि मैं क्वेश्चंस को इधर से इधर उनके तुक्के मारता जाऊँ। मैं सिंपली कहता सर सॉरी सर आई हैव टू रीड ऑन दिस टॉपिक, और सॉरी सर आई हैव टू रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट। इस वे से मैंने उनको टैकल किया। नहीं तो आप ये भी तो कर सकते हैं ना, कोई इधर उधर की बात करते हैं, कभी गलत जवाब देते हैं, उसका फिर क्या इम्पैक्ट आता है? ये जो पैनल होता है वो ऑलरेडी उनकी ग्रिप होती है, वो आपसे काफ़ी सारे बच्चों, उन्हें लाखों बच्चों को एग्जामिन किया होता है। अगर आप उनको डिट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ आप गेम खेलते हैं, तुक्के मारते हैं, तो वो आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन उनके ऊपर जाता है। और वो उस पॉइंट पे आप ना जाने दें चीज़ को कि आपको चीज़ नहीं आती तो आपने गलत जवाब दे दिया। जब वो गलत जवाब दे देंगे तो फिर मज़ीद आप गलतियाँ करते जाएंगे। इससे अगर आपको चीज़ का मालूम इल्म नहीं है, दुरुस्त तौर पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उससे सॉरी कर लें, एक्सक्यूज़ कर लें कि जी मुझे इस चीज़ का नहीं पता। ज़ाहिर है फिर आपको वो चीज़ रास्ता बंद हो जाएगा, आप उस तरफ जो है आपका बोर्ड जो है बैठे हुए लोग वो उस तरफ नहीं जाएंगे। चल और अब जब बच्चे इंटरव्यू वाले दिन अपनी नींद, सबसे पहले अपनी नींद पूरी करें, प्रॉपर रात को टाइम पर सो जाएं और कम से कम 6-7 घंटे आपने नींद पूरी करनी है। और जब आप इंटरव्यू वाले दिन आप जाएंगे तो आपने बाकी बच्चों को, जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ बैठे होते हैं इंटरव्यू वेटिंग रूम में, आपने उनको देख के घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। बच्चे आप अपना मेंटल लेवल को अपने बूस्ट अप रखना है। और जब आपने रूम में एंटर होना है, आपने अपने चेहरे के ऊपर एक हल्की सी स्माइल लेके आनी है और ज़ोरदार आवाज़ में आपने मे आई कम इन सर और अस्सलाम वालेकुम कहकर आपने रूम में एंटर होना है, ताकि इंटरव्यू पैनल को लगे कि अंदर कोई रूम में कोई शेर आया है, कोई आम बच्चा नहीं आया। अच्छा, ये अक्सर ये लोग कहते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए मैं आई कम इन सर, क्योंकि आपको उन्होंने बुलाया है। बिल्कुल, जब आपने बुलाया तो आपको फिर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आपने डायरेक्ट आ जाना है, सिर्फ सलाम करके आप बैठ सकते हैं। बिल्कुल, ये भी लोगों को अब नया कॉन्सेप्ट जो लोग कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। बिल्कुल सर ऐसा ही है। लेकिन कहने का मकसद ये कि आपने रूम में जो आपकी एंट्री है वो एक ज़ोरदार और कॉन्फिडेंस लेवल की बेस के ऊपर होनी चाहिए। इंटरव्यू पैनल आपको रूम की एंट्री के स्टाइल से ही आपके 50% सिलेक्शन या रिजेक्शन कर चुका मैं डरते हुए नहीं आना आपने, नहीं और ये भी नहीं आना कि जब मैं को बदमाश हूँ, मैं बहुत कुछ पढ़ा लिखा हूँ, तो इस तरह भी नहीं आना। मतलब आपने डिसेंट तरीके से, मॉडरेट तरीके से आना है जी। और उसके बाद आप जब इंटरव्यू रूम में एंटर हो चुके होते हैं, आपने इंटरव्यू पैनल के सामने एक प्रॉपर पुरअतमाद लहजे में रहना है। और ये बात जहन में याद रखें, इंटरव्यू पैनल से डरना आपने बिल्कुल नहीं है कि वो कहाँ से कौन से आसमान की खलाई मखलूक तो नहीं आ गई। इंटरव्यू पैनल के बारे में एक बात बता दूं, वो खुद तैयारी करके आता है और उनकी अपनी काम पे टांग रही होती हैं। सिंपल सी बात है, वो खुद घबराए होते हैं, तो आपने उनके ऊपर हावी होना है। आपने इंटरव्यू पैनल को अपने फेवरेट एरियाज़ की तरफ डाइवर्ट करना है ताकि आपका सारा इंटरव्यू उस तरफ कन्वर्ट होता जाए। तो आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आपने इंटरव्यू पैनल को किस तरह अपने फेवरेट या स्ट्रॉन्ग एरियाज़ की तरफ डाइवर्ट करना है, और उनसे आपने घबराना नहीं। वो कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं, वो खुद तैयारी करके आती है जी। नेक्स्ट उसके बाद सर ये कि आपके क्वेश्चन जितने मर्जी आप सही जवाब दे जाएं, ये आपकी गारंटी नहीं कि आपने कामयाब होना है। आपका उस क्वेश्चंस को आंसर करने का जो स्टाइल है वो मैटर करता है। आपके हमेशा आंसर्स इनोवेटिव सेंस में होने चाहिए, आप इनोवेटिव और क्रिएटिव आंसर होने चाहिए। फर्ज करें मुझसे उन्होंने पूछा अभी रिसेंटली फ्लड के ऊपर, कि फ्लड के ऊपर हम फ्लड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें अपने घरों की दीवारें ऊंची कर लेनी चाहिए, हमें अपनी सड़कें ऊंची कर लेनी चाहिए, हमें अपनी नहरों के ब्रिज ऊपर करने चाहिए। इस तरह के जो वही रटाई जवाब दे रहे होते हैं, जो हर बच्चा दे रहा होता है फेसबुक से पढ़ के, सोशल मीडिया से। ये पैनल ये सेम बच्चों के सेम आंसर सुन के थक चुका होता है, तो आपने इनोवेटिव आंसर देना। मैंने सर फॉरन एग्जांपल प्रैक्टिकल वे में मैंने उन्हें फॉरन इसका आंसर मैंने कोई रटाया नहीं दिया जो गूगल में पड़े होते हैं या एआई के ऊपर हैं या आपके। मैंने कहा आप फ्लड को कंट्रोल करने के लिए नीदरलैंड के मॉडल को फॉलो करें या चाइनीज़ मॉडल को फॉलो करें, जैसे वो कर रहे हैं। नीदरलैंड की सतह समंदर से नीचे है, तो मैंने कहा आप नीदरलैंड के मॉडल को फॉलो करें या चाइनीज़ मॉडल के ऊपर आ जाएं।
नहीं वो उसके बाद वो पूछेगा नहीं आपसे कि जी चाइनीज मॉडल क्या था, सर नीदरलैंड का ऑब्वियसली क्या था। मैंने उसके ऊपर कुछ अगर आपको पता है तो फिर ही आप कहेंगे ना, अगर ये नहीं कि आपको पता भी नहीं तो आप ऐसे ही हवा में तो नहीं बात कर सर सकते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने इंटरव्यू में अपने जो लफ्ज़ बोलने हैं उसके ऊपर हमारी ग्रिप होनी चाहिए। वो आपके एक एक की वर्ड को नोट करता है, उसके ऊपर फर्दर क्वेश्चनिंग करता है। तो लिहाजा आंसर करते हुए अपने वर्ड्स में सिलेक्शन में बहुत केयरफुल रहें। वो वर्ड इंटरव्यू में अनाउंस करें जिसके ऊपर आप बोल सकें। आपने कौन कौन से एरियाज को कवर करके इंटरव्यू में जाना है। जो इम्पोर्टेंट करंट इश्यूज चल रहे हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान लेवल पे, उनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। किसी अच्छे न्यूज़पेपर से या मैगजीन से आप तैयारी करके जाए, दो दुनिया में कौन से इश्यूज हॉट इश्यूज हैं और पाकिस्तान लेवल पे कौन से हैं, उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। फिर आपकी जो अपनी डिग्री जिसमें आप जिस सब्जेक्ट में आपने किया उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। फर्ज करें आपका अगर मास्टर पाकिस्तान अफेयर्स में है तो उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अगर पोल साइंस में तो पोल साइंस में आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इसके बाद मतलब ये ग्रिप आपको रिफ्लेक्ट होनी चाहिए बातों में। बिल्कुल आपकी जो आपने जो किताबें पढ़ी हुई हैं उसको पता भी हो कि जो भी आप किताबें हैं, आपको किसी में कोई चीज़ पूछ ले तो आपको उसमें से चीज़ें आनी चाहिए। ये नहीं कि आप पॉलिटिकल साइंस का किया हुआ है आपने मास्टर और वो आपको हॉब्स के बारे में पूछ लें तो हॉब्स के बारे में आपको कुछ आता ना हो, फिर इससे किसी और के बारे में पूछ लें तो आता ना। तो वो आपने अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप जो है आपकी लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि सर जो इंटरव्यू का पैनल तीन मेंबर्स होते हैं। जो सेंटर में बंदा बैठे होते हैं, जो साहब बैठे होते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट कर रहे होते हैं। वो आपकी सीवी जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना कि आपने किस डोमेन में स्टडी किया है और आपका एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पे रहा इस जॉब में आने से पहले, वो उसके ऊपर आपकी क्वेश्चनिंग करते हैं। और जो उसके साइड पर बैठे होते हैं वो महकमे के डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव PR होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी वो साथ व्यू कर रहे होते हैं। तो आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं आपको उस डिपार्टमेंट की सारी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ जिसमें आप कर रहे होते हैं, जिसके लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। जिसके लिए आप जा रहे हैं। जैसे FIA का मेरा इंटरव्यू था तो मैंने सबसे पहले FIA के बारे में जानकारी गूगल से नहीं की। मैं खुद FIA के ऑफिस में विजिट किया। मैंने वहाँ कम से कम 3 से 4 इंस्पेक्टर से मैं मिला हूँ और उस तरह के काफ़ी वहाँ के लोगों से मैंने मशवरा किया। फिर उनसे मैंने FIA के बारे में इंफॉर्मेशन ली कि FIA काम क्या करता है, इसके कितने विंग्स हैं, जिस जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ उसके फंक्शंस या JDs क्या होंगे, इसके हायरार्की क्या है, डिपार्टमेंट की हिस्ट्री क्या है, डिपार्टमेंट के बेसिक फंक्शंस क्या है, डिपार्टमेंट के विंग्स कितने हैं और डिपार्टमेंट के कौन से एक्ट या लॉज हैं या पॉलिसीज़ हैं जिसके ऊपर एक इंस्पेक्टर काम करता है। तो मैंने उनको प्रॉपर वे में तैयारी करके मैं गया था। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है कि समटाइम आपने एक जगह जॉब कर रहे हैं, ठीक है, 16 की है या 18 की है, व्हाट्सएवर जो भी जिस ग्रेड की है, आप दूसरी उसी सेम ग्रेड में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, रिटर्न आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो अक्सर का ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि जी आपने वो जॉब छोड़ रहे हैं तो यहाँ आप क्यों आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ भी आपको उससे बेहतर का पैकेज ना मिले, लेकिन समटाइम ये होता है कि लोगों की नज़र में होता है कि ये पावरफुल पोस्ट है, लेकिन आप उसको कह नहीं सकते कि मैं इसलिए आ रहा हूँ कि ये पावरफुल है। तो उसमें फिर आपने क्या कहना है उसको, इंटरव्यू पैनल को? सर देखें, ऑब्वियसली मैं हमेशा 16 स्केल पर ही जॉब करता रहा हूँ, चाहे मेरी इंस्पेक्टर एक्साइज की जॉब हो या मेरी कस्टम इंस्पेक्टर की जॉब हो या फिर मेरी असिस्टेंट SNJAD की जॉब हो। तो पैनल सबसे पहले मुझसे यही क्वेश्चन करता है कि आप क्यों सेम स्केल के ऊपर अपनी जॉब को शिफ्ट करते हैं। तो मैंने एक पॉइंट मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि आपने कभी भी अपने करंट अदारे को या किसी भी अदारे को या किसी भी जहाँ आप काम कर रहे हैं आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना या उसके नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं उछालना। अदरवाइज़ आपका ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट जाएगा कि आप कल को उनके अदारे को भी बदनाम करेंगे या उनके ऊपर नेगेटिव पॉइंट्स लेकर आएंगे। तो मैंने हमेशा यही कहा कि मेरा सबसे पहले मेरी लाइकिंग थी कि मैंने इस डिपार्टमेंट में जाना FIA में आना है। सेकेंडली मैंने कहा कि मुझे प्रोविंशियल से फेडरल में जाना चाहता हूँ। वहाँ पे ज़्यादा फेडरल में ज़्यादा पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं। वहाँ पे मुझे इंटरेस्ट है कि मैंने इस डिपार्टमेंट में जाके मेरा जॉब करना है। मेरा हॉबीज़ है कि मैंने बचपन से मेरी विश थी कि मैंने इस डिपार्टमेंट में सर्व करना चाहता हूँ। का मतलब ये है कि ये भी और ये आप तो थे ना कि डिपार्टमेंट में पहले थे, लेकिन जो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए आए हैं, जो जिनकी प्लेसमेंट कहीं नहीं है, उनके लिए ज़ाहिर है ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट और आपका पॉइंट देना चाहिए। डिपार्टमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव वो आपसे लाजमी आपको जिस डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपको उस डिपार्टमेंट के इश्यूज़ का पता होना चाहिए, कौन कौन से इश्यूज़ वहाँ पे प्रिवेल कर रहे हैं
और जब आपको वो सिलेक्ट करेंगे तो आप उन इश्यूज़ को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे, यानी कि आपको हायर करने से उस महकमे को क्या फ़ायदा होगा, आपने अपने आप को स्केल करना है। तो आप उस महकमे के कुछ इश्यूज़ को हाईलाइट कर अपने पास आपको पता होना चाहिए और उनका सोल्यूशन आप हमेशा लेकर जाएंगे। यानी कि आपने प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ को नहीं, नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं उछालना, आपने उनका सोल्यूशन लेकर जाना पॉजिटिव माइंड के साथ। यानी कि आप पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें और उस महकमे के को प्रूव करके दिखाएं कि आप, अगर आपको वो हायर करते हैं या आप अपॉइंट करते हैं तो महकमे को आपके हायरिंग से या आपके अपॉइंटमेंट से बहुत बड़ा अचीवमेंट या एक रेवोल्यूशन या एक रिफॉर्म्स मिलेंगी। मतलब कि आपने साबित करना है कि मैं इस महकमे के लिए बेहतर साबित हूँ। ठीक है, तो यही अगर आप उसको प्रूव कर देंगे तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट आपके बन जाएंगे इसके नेक्स्ट। और इसके अलावा जो थर्ड मेंबर जो आपका होता है जो इंटरव्यू पैनल के अंदर, वो आपसे पाकिस्तान ज्योग्राफी, आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपसे पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात के बेसिक क्वेश्चंस करता है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़े होते हैं, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चनिंग हो रही होती है। साथ साथ आपकी वो साइकोलॉजिकली व्यू भी देख रहे होते हैं कि बंदे का IQ लेवल और EQ लेवल कैसा है, यानी कि आपका क्वेश्चनिंग के आंसर करने का स्टाइल कैसा है, आप किस तरह सिचुएशन को हैंडल करते हैं, आप कितना प्रेशर बियर कर सकते हैं, आप किस तरह से उनको टैकल करते हैं, या आपकी सारी मेंटल अलर्टनेस चेक हो रही होती है। यानी कि आपका इल्म के साथ साथ आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपका क्वेश्चंस को टैकल करने का अंदाज़, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपने किस तरह उसको हैंडल किया, आपकी बहुत सारी स्किल्स को वो जज कर रहे होते हैं। सिर्फ इल्म आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपके साथ अपीयरेंस, आपका डाटा हैंडलिंग स्किल्स बहुत मैटर कर रही होती हैं। इसके अलावा ये बताएं कि जब हम बात करते हैं तो बहुत कैंडिडेट होते हैं बहुत धीमे मिजाज के होते हैं, बहुत उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही होती, और बाज़ ऐसे होते हैं कि बहुत बड़ा ऐसे जैसे गर्ज के बात कर रहे हैं कि जैसे हमें सब कुछ पता है। तो ये क्या ठीक तरीका इनमें से कौन सा है? सर देखें, जब हम एक मूवी को देखते हैं तो आपने एक एक्टिंग को, अच्छे हीरोज़ को नोट करते हो जो अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, वो हमेशा एक फ्लो में बात नहीं करते। जो आपकी पिच होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पिच को हमेशा आपने ऊपर नीचे लेके आना है, पहले स्टार्ट से धीमे अंदाज में शुरू करें, फिर उसको आहिस्ता से ऊपर लेकर जाएं, फिर उसको दरमियान में लेकर आएँ। यानी कि आपने एक पिच को ऊपर नीचे करना है, आपने एक फ्लो में चलना है कि पिच की ट्यून आपकी जो हमेशा सेम नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये भी तो है ना कि आपने बहुत लाउड भी नहीं बोलना और बिल्कुल इतना भी नहीं बोलना कि आप जैसे उसको फील हो गए हो, आप दबे हुए हो, आप घबराए हुए हैं। बिल्कुल। तो मतलब कॉन्फिडेंस आपने हर जगह अपना मेंटेन रखना है। कॉन्फिडेंस किसी जगह 10 सवाल भी आपके गलत हो गए लेकिन आपने कॉन्फिडेंस लेवल अपना नीचे नहीं लेके आना। सर पैनल जानबूझ के आपको कंफ्यूज करता है। पैनल आपकी पर्सनल प्रोफाइल को पढ़ के आता है, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए होते हैं, पैनल 2 दिन पहले उसकी घर बैठ के तैयारी कर चुका होता है कि बच्चा किस नेचर का, इसका कहाँ पे एक्सपीरियंस है, इसकी डिग्री कौन सी है, ये कितने पानी में। वो आपको जानबूझ के कंफ्यूज करेगा और आपने कंफ्यूज नहीं होना। पैनल कोई खलाई मखलूक नहीं है, वो तैयारी करके आता है, वो आपसे डरा होता है। अब आप पे डिपेंड करता है आपने उसको कैसे टैकल करना है। गोया कि जो पैनल है वो आपका दुश्मन नहीं है, ये याद रखिएगा। वो आपके बेसिकली आपका दोस्त है। दोस्त आपने कैसे उसको बनाना है कि आपने उसको अच्छा इम्प्रेशन देना है। नेचुरल बात है, जो अगर आप एक दुकान पे जाएंगे, आप अच्छी, आपकी गेटअप आपका अच्छा होगा, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपकी गुफ्तगू अच्छी होगी, तो आप अच्छी तरीके से उनसे बार्गेन कर सकेंगे। तो अगर आप अच्छे स्टोर पे चले जाएं, बहुत अच्छे स्टोर पे, और आपके पास फटे पुराने हुए कपड़े हो, आप बदमाशी के लहजे में बात कर रहे हो, आपका एक्सेंट सही ना हो, तो आपको वो फिर उसी तरह डील करेगा। इसलिए आपने उनको टाइम ही नहीं देना, उनके जहन में आने नहीं देना कि आपकी ग्रूमिंग वीक है, आपकी इंफॉर्मेशन वीक है, आप घबरा जाते हैं, आप सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकते। और क्योंकि सरकारी मुलाजम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, और ख़ास तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट या फिर जो मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं, उसमें यही उनको रिक्वायरमेंट है पैनल की या आपके डिपार्टमेंट की, कि आपने किस तरह इशू को सॉल्व करना है, किस तरह आपने बाज़ का किस सिचुएशन में आपने इंडिपेंडेंट रह के आपने टैकल करनी है चीज़ें, और आपकी एबिलिटी है कि आप इस सीट पे बैठ के ये डिलीवर कर सकें, आपको चीज़ को हैंडल कर सकें। डेफिनेटली आपसे ऊपर भी होंगे, आपने उनको भी हैंडल करना है। अगर आप 16 में जा रहे हैं, 17, 18, 19 के अंडर आप आ रहे हैं दूसरे ग्रेड्स के, तो आपने उनको कैसे फैसिलिटेट करना है, उनके लिए कैसे अच्छा सबऑर्डिनेट साबित होना है। इसी तरह आपके नीचे भी हैं, क्लर्क भी है, जूनियर क्लर्क भी होंगे, सुपरिटेंडेंट भी होंगे,
टी बॉय भी हो गया, डिफरेंट किस्म के आपके स्टाफ होगा, आपके नीचे भी होगा, तो आपने उनके साथ कैसे डील करना है, यानी कि आपको इस सारी चीज़ों को मालूम होना चाहिए, ऐसे अपर हैंड भी और ऐसे लोअर हैंड भी। अपर हैंड पे तौर पे आप कैसा कर रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और लोअर स्टाफ को आप कैसे कर रहे हैं ये भी आपको अच्छी तरह इल्म होना चाहिए। ये टैकल करने की सिचुएशन की बात है। अगर पुलिस में जाता है एक बंदा, मॉब है, उसके पास नफरी ज़्यादा नहीं है, तो जाहिर है अब उसके वहाँ टैक्टिक्स ही काम आएंगे। हो सकता है बाज़ का उसको वहाँ डिसीजन करना है कि मैंने स्टिक से काम लेना है, मैंने गन से काम लेना है, या मैंने कन्वर्सेशन से या बातचीत से बात मसला हल करना है। ये सिचुएशन स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिसमें उसे आपको जज करना है। तो मेरे ख्याल में इंटरव्यू के लिए काफ़ी टिप्स आपको मिल गए हैं, आप इनको गौर करें एक एक चीज़ को, और उसके बाद अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। और लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जब आप अप्लाई करते हैं जॉब का, उस वक्त से ही आपने, अगर आप पहले इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं की तो उस वक्त से आपने इंटरव्यू के लिए आपने अपनी साथ ग्रूमिंग शुरू कर देनी है। मैं बच्चों के साथ एक कंक्लूडिंग पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि बच्चों, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जंगें दो तरह की होती हैं, एक आपकी जहनी जंग है और एक आपकी मैदानी जंग है जो इंटरव्यू रूम में जाके शुरू होनी है। अगर आप जहन में ये सोच चुके हैं ना कि ये मुझसे नहीं होना, तो आप चाहे जितने मर्जी स्ट्रांग हों, चाहे जितने मर्जी आलम हों, चाहे स्कॉलर हों, आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो सबसे पहले अपने जहन को स्ट्रांग करें कि आप ये कर सकते हैं। इंसान जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। तो अपने मोटिवेशन लेवल को हमेशा ऊंचा रखें। और सेकेंडली, मैं आखिरी बात बच्चों के साथ एक शेर सुना के बच्चों को मोटिवेट करके इस बात को ख़त्म करता हूँ। बुलंद रखना निगाह अपनी, ख्याल अपना, मजाज अपना। बुलंद रखना निगाह अपनी, ख्याल अपना, मजाज अपना। ना डगमगाएं तुम्हारे कदम, कुछ ऐसा रखना वकार अपना। अच्छा, जाने से पहले मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग इंटरव्यू दे चुके हुए हैं उनको तो मालूम होता है कि कैसा एटमॉस्फेयर होता है, किस तरह पैनल बैठा होता है, किस तरह सीटिंग अरेंजमेंट होती है। तो जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, तो आप आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप गूगल करें, आपको ऐसी इंटरव्यू मिल जाएंगे कि मॉडल किस्म के, जिसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस तरह पैनल होता है, किस तरह रूम होता है, किस तरह सीटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं। तो आप पहले ही उनको देख लिया करें चीज़ों को, ताकि वहाँ जाके आपके लिए कोई चीज़ वो नई साबित ना हो, पहले ही आपको मालूम हो उन चीज़ों का। ठीक है जी। मेरे ख्याल में काफ़ी पॉइंट्स हो चुके हुए हैं अभी तक। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।